नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामुदायिक आधार पर जैविक और प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वश्रेष्ठ भारतीय ऐप्स विकसित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत नवाचार चुनौती का शुभारंभ किया। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कोविड-19 वैक्सीन का नैदानिक परीक्षण तेज किया। कहा, पूरी प्रक्रिया वैश्विक स्वीकार्य नियमों के अनुरूप। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में भारत सरकार के कार्यों की सराहना की। उत्तर प्रदेश में आज 25 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे और बिहार में बिजली गिरने और वर्षा से जुड़ी घटनाओं में 31 लोगों की मौत। समाचार प्रभात के इस अंक में अपने सहयोगी नवीन सक्सेना के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामुदायिक आधार पर जैविक और प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जैविक खेती वाले भूभाग का मानचित्र विकसित किया है और 88 जैव नियंत्रण कारकों और 22 जैव कीटनाशकों की पहचान की है, जिनसे जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा सकता है। श्री मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देश में कृषि अनुसंधान, विस्तार और शिक्षा की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि कृषि और संबंधित क्षेत्रों में नवाचार और प्रौद्योगिकी का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए स्टार्टअप और कृषि उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। श्री मोदी ने किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार सूचना उपलब्ध कराने में सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व की चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेती से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए हर साल हैकेथॉन यानी लंबी कार्यशाला या शिविर आयोजित किए जाने चाहिए और खेती के काम में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी को ध्यान में रखते हुए ऐसे औजार और उपकरण तैयार किए जाने चाहिए जिनसे उनका परिश्रम कम हो। श्री मोदी ने स्वस्थ और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के लिए खाने में ज्वार, बाजरा, रागी तथा अन्य अनाज शामिल करने की जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि उपकरणों की सुलभता और उपज को खेतों से बाजारों तक ले जाने की परिवहन सुविधा सुगम बनाई जानी चाहिए। इस बारे में कृषि सहकारिता और कृषक कल्याण विभाग ने किसान रथ ऐप आरंभ किया है। श्री मोदी ने पानी के किफायती उपयोग के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि घास और स्थानीय चारे की पौष्टिकता समझने के लिए अध्ययन किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वश्रेष्ठ भारतीय ऐप विकसित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत नवाचार चुनौती का शुभारंभ किया है। स्टार्टअप और तकनीकी क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा भारतीय ऐप निर्माताओं और नवाचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए ये शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय ऐप्स में अपनी अपनी श्रेणियों में विश्व स्तरीय बनने की क्षमता है। उन्होंने लोगों और प्रौद्योगिकी से जुड़े समुदाय से आत्मनिर्भर भारत नवाचार चुनौती में भाग लेने का आग्रह किया। ये चुनौती 2 स्तरों पर आयोजित होगी: मौजूदा एप्लीकेशंस का संवर्धन और नई एप्लीकेशन का विकास। श्री मोदी ने लिंक्डइन पर पोस्ट में कहा कि ई-लर्निंग, वर्क फ्रॉम होम, गेमिंग, बिजनेस, मनोरंजन, कार्यालय संबंधी कार्य और सोशल नेटवर्किंग के लिए मौजूदा ऐप्स को बढ़ावा देने और नए ऐप्स विकसित करने के लिए सरकार आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस चुनौती के नतीजे मौजूदा ऐप्स को बेहतर स्पष्टता हासिल करने और अपना लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत और विश्व के अनेक मुद्दों के समाधान के लिए नए एप्लीकेशंस विकसित किए जाने की असीम संभावना है। भारत के पास प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र है और इनके लिए भारतीय बाजारों में भी अपार क्षमता है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कहा है कि वो महामारी रोगों के उपचार के लिए तेज रफ्तार से टीका बनाने के उद्देश्य से वैश्विक स्वीकार्य नियमों के अनुरूप काम कर रहा है। संस्थान ने कहा है कि देश में ये टीका तैयार करना जरूरी है, लेकिन साथ ही सुरक्षा, गुणवत्ता, नैतिकता और सभी नियमों का पालन भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
आईसीएमआर और भारत बायोटेक ने मिलकर कोविड-19 के संभावित उपचार के लिए कोवैक्सीन नाम का टीका विकसित करने का कार्य आरंभ किया है। भारत के औषध महानियंत्रक ने इस टीके के मानवीय परीक्षण के पहले और दूसरे चरण की अनुमति दे दी है। आईसीएमआर और भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन नामक संभावित कोविड-19 वैक्सीन के विकास के लिए हाथ मिलाया है। यह भारत द्वारा विकसित किया जाने वाला पहला स्वदेशी टीका है जो कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में शामिल है। वैक्सीन SARS-CoV-2 स्ट्रेन से लिया गया है जिसे पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा अलग कर भारत बायोटेक को सौंपा गया है। जायडेस के टीके को प्री क्लिनिकल चरण पूरा करने के बाद कंपनी के अहमदाबाद स्थित वैक्सीन टेक्नोलॉजी सेंटर में विकसित किया गया है। आने वाले महीनों में इन संभावित टीकों की प्रभावशीलता की पहचान करने के लिए मानवों पर इसका परीक्षण किया जाएगा। भारत बायोटेक और जायडेस कैडिला ने इस लक्ष्य को पूरा करने के प्रयासों को गति दे दी है, लेकिन अंतिम परिणाम इस परियोजना में शामिल सभी क्लिनिकल साइटों के सहयोग पर निर्भर करेगा। इस बीच भारत WHO के सॉलिडेरिटी ट्रायल में भी हिस्सा ले रहा है। यह ट्रायल 4 उपचार विकल्पों की तुलना करने के लिए किया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय क्लिनिकल परीक्षण है जो कोविड-19 के खिलाफ उनकी प्रभावशीलता का आकलन करेगा। एक अन्य शीर्ष भारतीय फार्मा कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के संभावित कोविड-19 वैक्सीन की 1 बिलियन खुराक की आपूर्ति करने के लिए ब्रिटिश दवा निर्माता एस्ट्राजेनेका के साथ अनुबंध किया है। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में भारत सरकार के कार्यों की सराहना की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन में प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में परीक्षण किट बनाने में आत्मनिर्भरता हासिल करना भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने शुरू से ही कई प्रभावी कदम उठाए। उसने जनवरी महीने में ही विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिशों के अनुरूप प्रबंधन लागू कर दिए थे। उन्होंने कहा कि भारत को अब इस महामारी के डेटा प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। विदेश नीति के विशेषज्ञ जी पार्थ सारथी ने कहा है कि एशिया में चीन के सामान के लिए भारत सबसे बड़े बाजारों में से एक रहा है और चीन को इससे बहुत फायदा हुआ है, लेकिन हाल ही में लद्दाख में सैनिकों की तैनाती सहित चीन की गतिविधियों के कारण भारत को कार्रवाई करनी पड़ी है। आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत ने लद्दाख में दोनों सेनाओं के बीच झड़प होने के बाद आयात पर चीन की निर्भरता को कम करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत के लिए आत्मनिर्भर बनने का ये एक सुनहरा अवसर है। I think in a phased manner, we are going to reduce those imports. China will no longer have the sort of open access it had to the Indian economy. Certainly, economic relations has to be two ways, and there has to be a good political environment. So I think this will continue. And then more importantly, we are importing all sorts of minor items which we should be making in India. With the import now stopped, I think the time has come for manufacturers in India. It's time we became more self-reliant in industrial production. हीरो साइकिल्स ने चीन के साथ 900 करोड़ रुपए का व्यापार समझौता रद्द कर दिया है। हीरो साइकिल्स के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पंकज मुंजाल ने बताया कि उनकी कंपनी ने चीन की कंपनियों का बहिष्कार किया है और भविष्य में चीन के साथ किसी प्रकार का व्यापार नहीं करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि कंपनी अब उच्च टेक्नोलॉजी वाली साइकिलें भारत में ही बनाएगी। श्री मुंजाल ने कहा कि कंपनी अन्य देशों में अवसरों की तलाश कर रही है और जर्मनी में हीरो साइकिल्स का कारखाना लगाने पर विचार कर रही है, जहां से सभी यूरोपीय देशों को साइकिलों की आपूर्ति की जाएगी। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमरीका के 244वें स्वतंत्रता दिवस पर बधाई देने के लिए धन्यवाद दिया है। एक ट्वीट में श्री ट्रंप ने कहा, धन्यवाद मेरे मित्र, अमरीका भारत से प्रेम करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमरीका के स्वतंत्रता दिवस पर श्री ट्रंप और अमरीका वासियों को शुभकामनाएं दी थी। श्री मोदी ने ट्वीट में कहा था कि ये दिन दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत और अमरीका द्वारा स्वतंत्रता और मानवीय उद्यम के मूल्यों को अत्यधिक महत्व दिए जाने का संदेश देता है।
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने प्रदेश को टिकाऊ विकास के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए मिशन जैव विकास पहल और ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट नाम के अभियानों की इलेक्ट्रॉनिक तरीके से शुरुआत की। श्री माथुर ने कल लेह और करगिल पर्वतीय विकास परिषदों की भूमिका और कामकाज पर चर्चा के लिए बैठक आयोजित की। उन्होंने दोनों परिषदों की दक्षता बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि उनके बजट का पूरा उपयोग किया जाना चाहिए और लद्दाख के लोगों को और अधिक फायदे दिए जाने चाहिए। उत्तर प्रदेश में मिशन वृक्षारोपण 2020 के अंतर्गत आज 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। एक दिन में ही इतनी बड़ी संख्या में पौधारोपण लोगों की भागीदारी और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय से किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजधानी लखनऊ के कुकरेल वन में मिशन वृक्षारोपण का शुभारंभ करेंगे। इस मिशन के अंतर्गत व्यापक जनसहभागिता अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से प्रदेश में एक दिन में 25 करोड़ से अधिक औषधीय, फलदार, पर्यावरणीय, छायादार, चारा, औद्योगिक और अन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण 201 से अधिक प्रजातियों के पौधे रोपे जाएंगे। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार मिशन वृक्षारोपण की पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग सहित 26 राजकीय विभागों तथा विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, स्वयंसेवी संगठनों, जनप्रतिनिधियों, छात्रों और अन्य लोगों के सहयोग से संपन्न कराया जाएगा। इन 25 करोड़ पौधों में से 10 करोड़ वन विभाग और 15 करोड़ पौधे राज्य विभागों द्वारा रोपित किए जाएंगे। वृक्षारोपण वाले सभी स्थलों की जियो टैगिंग भी कराई जाएगी। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने और वर्षा से जुड़ी अन्य घटनाओं में 23 लोग मारे गए और कई घायल हो गए। सबसे अधिक 9 लोगों की मौत प्रयागराज जिले में हुई। मिर्जापुर में 6 और भदोही में 5 लोग मारे गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों के मारे जाने पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने जिला मजिस्ट्रेटों को प्रत्येक मृतक के परिवार को तत्काल 4 लाख रुपए की राहत राशि देने का निर्देश दिया। बिहार में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने और वर्षा से संबंधित अन्य घटनाओं में 31 लोगों की मौत हुई और 11 घायल हो गए। सबसे अधिक 9 लोग भोजपुर में मौत का शिकार हुए हैं, जिसके बाद 5 लोगों की मौत सारण जिले में हुई है। पटना, गया और औरंगाबाद सहित 8 जिलों में 17 लोगों की जानें गईं। एक रिपोर्ट। प्राकृतिक आपदा की चपेट में आने वाले अधिकांश वे लोग हैं जो खेतों में कृषि संबंधी कार्य कर रहे थे। मधुबनी में 10 लोग झुलस गए। वज्रपात की घटनाओं में घायल लोगों का इलाज स्थानीय अस्पताल में किया जा रहा है। राज्य सरकार ने इन लोगों का इलाज मुफ्त करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतक के निकटतम आश्रित को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में तेज बारिश हुई है। मोतिहारी में 140 मिलीमीटर जबकि पटना में 72 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने भोजपुर, वैशाली, नालंदा और पटना में वज्रपात की चेतावनी जारी की है। खराब मौसम के दौरान लोगों को पक्के मकानों में रहने की सलाह दी गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए दरभंगा से कृष्ण कुमार लाल। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों के मारे जाने पर गहरा दुख व्यक्त किया है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामुदायिक आधार पर जैविक और प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वश्रेष्ठ भारतीय एप्स विकसित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत नवाचार चुनौती का शुभारंभ किया। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कोविड-19 वैक्सीन का नैदानिक परीक्षण तेज किया। कहा, पूरी प्रक्रिया वैश्विक स्वीकार्य नियमों के अनुरूप। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में भारत सरकार के कार्यों की सराहना की। उत्तर प्रदेश में आज 25 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे और बिहार में बिजली गिरने और वर्षा से जुड़ी घटनाओं में 31 लोगों की मौत। सरकार ने कहा है कि कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 60.81% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 14,000 से ज्यादा कोविड-19 रोगी स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 3,94,000 से ज्यादा हो गई है।
मंत्रालय ने बताया कि 2,35,000 से ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है। देश में परीक्षण प्रयोगशाला की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है, जिससे तेजी से जांच की जा सके। देश में अभी 1,087 प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें 780 सरकारी और 307 निजी हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान 2,505 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। दिल्ली सरकार ने बताया है कि कुल संक्रमितों की संख्या 97,200 हो गई है। अभी 25,940 रोगियों का उपचार चल रहा है। दिल्ली के स्वास्थ्य बुलेटिन में पुष्टि की गई है कि अब तक 68,256 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं और स्वस्थ होने की दर बढ़कर 70.22% हो गई है। इस महामारी से दिल्ली में अब तक 3,004 लोगों की मौत हो चुकी है। राष्ट्रीय राजधानी में पिछले 24 घंटे के दौरान 9,925 RT-PCR परीक्षण और 13,748 रैपिड एंटीजन परीक्षण कराए गए। अब तक 6,20,368 नमूनों का परीक्षण हो चुका है। मध्य प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए अंतर्राज्यीय बस सेवाएं अगले आदेश तक स्थगित रहेंगी। राज्य के गृह मंत्रालय के आदेश में बताया गया है कि अंतर जिला बस सेवाएं सामान्य रूप से चलेंगी, लेकिन अंतर्राज्यीय बस सेवाओं पर रोक जारी रहेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 307 नए मामलों के सामने आने के साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 14,604 हो गई है। वहीं राज्य में कोरोना संक्रमण से अब तक 598 लोगों की मृत्यु हुई है। मध्य प्रदेश में कुल 185 लोगों को कल अस्पतालों से छुट्टी दी गई है। इसके फलस्वरूप राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 11,234 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा प्रभावित जिले इंदौर में संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 4,810 और मरने वालों की संख्या 241 हो गई है। राजधानी भोपाल में कोविड-19 के मामलों की संख्या 2,984 है। यहां अब तक 105 लोगों की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हुई है। उल्लेखनीय बात यह है कि राज्य के 20 जिलों में कल से कोई नया मामला सामने नहीं आया है, जबकि 3 जिले फिलहाल कोरोना मुक्त हो गए हैं। मध्य प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण के लगभग 4 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गुजरात में पिछले 24 घंटे के दौरान 712 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। कुल संक्रमितों की संख्या 35,398 हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में 1,927 लोग इस बीमारी से जान गंवा चुके हैं। गुजरात में कल संक्रमण के 712 नए मामले दर्ज हुए, जो अब तक का एक दिन का सबसे बड़ा उछाल है। सबसे अधिक 201 मामले सूरत में दर्ज किए गए, जबकि अहमदाबाद में 165 नए मामले दर्ज हुए। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 8,057 है, जिसमें से 68 मरीजों की स्थिति गंभीर है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 473 मरीजों को विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 से ठीक होने वाले कुल मरीजों की संख्या 25,414 हो गई है। राज्य में अब तक 4,04,000 से अधिक लोगों का परीक्षण किया जा चुका है। इस बीच मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी ने कल शाम सूरत का दौरा कर कोविड-19 के बढ़ते मामलों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इसी महीने नई बनने वाली किडनी हॉस्पिटल और स्टेम सेल हॉस्पिटल अब कोविड अस्पतालों के रूप में समर्पित की जाएगी। उन्होंने सूरत के लिए 200 अतिरिक्त वेंटिलेटर और स्वास्थ्य दल मुहैया कराने की घोषणा की। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। पुदुचेरी की उपराज्यपाल डॉक्टर किरण बेदी ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश में कोविड रोगियों के मामलों के विश्लेषण से पता चलता है कि अन्य बीमारियों से पीड़ित बुजुर्गों को महामारी से और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए। पुदुचेरी के जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर राकेश अग्रवाल द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के कोविड डैशबोर्ड के आंकड़ों का विश्लेषण सौंपे जाने के बाद उपराज्यपाल ने ये अपील की है। एक रिपोर्ट। उपराज्यपाल डॉक्टर किरण बेदी ने एक ऑडियो संदेश जारी कर कोविड महामारी से निपटने में लगे कर्मचारियों के कामकाज के तौर तरीकों पर अप्रसन्नता व्यक्त की है। डॉक्टर बेदी का विचार है कि अधिकारी बेहतर कार्य कर सकते थे। Puducherry is under a very close watch. Now the challenge is coming from those coming from outside, which is the neighborhood, with infection without they even knowing
that they have it. डॉक्टर किरण वेदी ने कहा है कि जिन लोगों को क्वारंटीन में रहने के निर्देश दिए गए हैं उन्हें इनका पालन करना चाहिए और घर पर पृथकवास के नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए। पुद्दुचेरी से चिदम्बर नाथन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से भवतारिणी। कर्नाटक में 42,000 आशा कार्यकर्ताओं के समर्पित दल ने कोविड-19 से संक्रमित रोगियों की पहचान के लिए अथक मेहनत से 1,59,00,000 घरों का सर्वेक्षण किया। हमारे बेंगलुरु संवाददाता ने बताया कि आशा कार्यकर्ताओं ने राज्य में कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन कार्यकर्ताओं ने कोविड-19 के लक्षणों को जानने के लिए न केवल घर घर जाकर सर्वेक्षण किया, बल्कि दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों और प्रवासी मजदूरों की भी जांच की। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के बाद विशाल प्राकृतिक और कुशल मानव संसाधन के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत को आर्थिक शक्ति बनाने में अग्रणी भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की नारी शक्ति कोविड-19 के प्रबंधन की आर्थिक गतिविधियों में प्रमुख भूमिका निभा रही है। डॉक्टर सिंह एक वेबिनार के जरिए पूर्वोत्तर क्षेत्र सामुदायिक संसाधन और प्रबंधन कार्यक्रम के तहत विभिन्न महिला स्व सहायता समूह के साथ बातचीत कर रहे थे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित होगा। श्रोता स्टूडियो में हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। #AskAIR का इस्तेमाल कर ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद में महामारी विज्ञान और प्रसार रोग के पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर रमन गंगाखेडकर ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में हर्ड इम्यूनिटी के विषय में बताया। हर्ड इम्यूनिटी में 100 में से 60 लोगों को अगर बीमारी पहले हो चुकी है तो हम ये समझते हैं कि वो जगह पे नए सिरे से दूसरे को बीमारी लगने का चांस कम हो जाता है, क्योंकि हमारी जो इंटरेक्शन होती है एक इंसान दूसरे से मिले उसमें निगेटिव इंसान के साथ में मिलने का चांस उतना ही कम हो जाता है जब 60% लोग जो होते हैं उनको बीमारी लगती है। इसको हम हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित की जाती है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में विद्यासागर मानसिक स्वास्थ्य तथा तंत्रिका और संबद्ध विज्ञान संस्थान में मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनाली बाली ने बताया कि कोविड-19 के बारे में भ्रामक जानकारी से लोगों में तनाव संबंधी समस्याएं हो रही हैं। उन्होंने पुष्ट स्रोतों से मिलने वाली सूचनाओं पर ही भरोसा करने की सलाह दी। One can be socially connected with near and dear ones. Limiting the use of internet, use it for better things like constructive workshops, maintaining a positive, optimistic attitude which will help in putting things in perspective. And one can also indulge in some basic relaxation techniques which can help a person deal with the anxiety associated with this period. And another thing I feel which is important is to maintain a kind and compassionate attitude towards others. मेदांता अस्पताल के मानसिक स्वास्थ्य विभाग में कंसल्टेंट डॉक्टर सौरभ मेहरोत्रा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि कोरोना संकट के दौर में लोगों को किताबें पढ़ने, संगीत सुनने और व्यायाम जैसी सकारात्मक गतिविधियों में खुद को व्यस्त रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से संबंधित समाचार लगातार सुनने और पढ़ने से बचना चाहिए। Positive addictions would include the creative arts such as drawing, writing, painting. All of these qualify as positive addictions. Music is positive addictions. People who are interested in dancing, that's a positive addiction. Playing a game with family members has the beneficial effect of both the social interaction as well as the fun of the game. Some people like to do gardening, some people like to do cooking. All of these qualify as positive addictions and have a significant benefit in reducing the stress. Then social connection is very important. और अब एक नजर आज के मौसम की पूर्वानुमान पर।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज तेज बारिश होने से पिछले कुछ दिनों से जारी भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने राजधानी में आज और अधिक वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। पश्चिम की बात करें तो मुंबई में लगातार 2 दिन से भारी वर्षा हो रही है। मौसम विभाग ने कुछ क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा। दक्षिण की बात करें तो चेन्नई में तापमान 24 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, बादल छाए रहेंगे और बारिश हो सकती है। पूरब चलें तो कोलकाता में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा, हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा, अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। पटना में भी गरज के साथ वर्षा होने के आसार हैं। तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। उत्तर की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। बादल छाए रहेंगे और मध्यम वर्षा होगी। श्रीनगर में तापमान 17 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश होने का अनुमान है। गिलगित में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। वर्षा होने का भी अनुमान व्यक्त किया गया है और मुजफ्फराबाद में गरज के साथ वर्षा होगी। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। समाचार कक्ष से अलका सिंह। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर एक नजर नवीन के साथ। देश में कोरोना वायरस से संक्रमितों के ठीक होने की रफ्तार और तेज होने को अखबारों ने अहमियत दी है। लिखा है, कोरोना को हराने की मुहिम तेज हुई। राष्ट्रीय सहारा और कुछ अन्य अखबारों ने कोरोना वायरस की रोकथाम के मद्देनजर आईसीएमआर के 15 अगस्त तक स्वदेशी टीका इस्तेमाल में आने के दावे को जहां अच्छी खबर बताया है, वहीं लिखा है कि कुछ वैज्ञानिकों ने तर्क दिया है कि परीक्षण के सख्त नियमों की अनदेखी की आशंका न हो। दैनिक जागरण लिखता है, स्वदेशी वैक्सीन के परीक्षण को समयबद्ध और चरणबद्ध तरीके से पूरा करने के बाद आम लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाए। हालांकि संक्रमण की मौजूदा रफ्तार से देश में 2 दिन में 7% मामले ज्यादा बढ़ने की खबर भी अखबारों ने साथ ही दी है। जनसत्ता ने लिखा है, देश में 24 घंटे में रिकॉर्ड संख्या में संक्रमित हुए, महाराष्ट्र में 2 लाख का आंकड़ा पार। राजस्थान पत्रिका लिखता है, संक्रमण के कारण कोलकाता ने 6 बड़े शहरों से अपने यहां आने वाली उड़ानों पर रोक लगाई। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत ऐप और नव प्रवर्तन चुनौती में भाग लेने के लिए लोगों और विशेष रूप से युवाओं को आमंत्रित करने की खबर विस्तार से लगभग सभी अखबारों ने दी है। जनसत्ता लिखता है, स्टार्टअप और तकनीकी क्षेत्र से आत्मनिर्भरता का आह्वान किया। कोरोना संकट को देखते हुए वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की समय सीमा 30 नवंबर तक बढ़ाने की खबर भी अखबारों में है। दिल्ली विश्वविद्यालय में 2020-21 के लिए रजिस्ट्रेशन की समय सीमा 2 हफ्ते बढ़ाकर 18 जुलाई तक की गई, लिखता है नवभारत टाइम्स और जनसत्ता। प्रसिद्ध अमरनाथ यात्रा के लिए छड़ी मुबारक की शुरुआत आज होने के बाद 20 जुलाई को इसके पवित्र गुफा की तरफ प्रस्थान करने के साथ अखबारों ने लिखा है, इस साल अमरनाथ यात्रा का प्रस्तावित स्वरूप श्राइन बोर्ड के अनुसार सीमित स्वरूप में होगा। हिन्दुस्तान ने लिखा है, 8 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। अखबार लिखते हैं, सक्रिय हुआ मानसून। दैनिक ट्रिब्यून ने मुंबई में शनिवार को बारिश के बाद समुद्र में उठती ऊंची लहरों के खूबसूरत चित्र के साथ लिखा है, सरहद लांघती सागर की लहरें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामुदायिक आधार पर जैविक और प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने सर्वश्रेष्ठ भारतीय ऐप्स विकसित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत नवाचार चुनौती का शुभारंभ किया। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कोविड-19 वैक्सीन का नैदानिक परीक्षण तेज किया। कहा, पूरी प्रक्रिया वैश्विक स्वीकार्य नियमों के अनुरूप। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में भारत सरकार के कार्यों की सराहना की। उत्तर प्रदेश में आज 25 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे और बिहार में बिजली गिरने और वर्षा से जुड़ी घटनाओं में 31 लोगों की मौत। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।